Hello everyone. Today we will start class 11 chapter 3 motion in a straight line part 2. Okay, today we will discuss about the position, path length and displacement of an object. Okay, in order to specify the position we need to use a reference point or a set of axes and a frame of reference. Generally we choose a rectangular coordinate system of three mutual perpendicular axes like x, y and z. The point of intersection of these axes is called the origin and consider the reference point. Okay, the x, y, z coordinate describe the position of the object with respect to the coordinate system. ठीक है, टू मेजर द टाइम वी नीड अ क्लॉक. ओके, अगर हमें किसी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करना है तो हमें किसकी भी जरूरत होगी, साथ में क्लॉक की भी. द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक कंस्टिट्यूट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके साथ, अलोंग विद क्लॉक. ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं. या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले सकते हैं विद अ क्लॉक with respect to which an observer can describe the position, displacement, acceleration of an object. आप हम जनरली एक्स वाई जेड एक्सेस ले लेते हैं, एक्स एक्सेस ले लेते हैं. जैसे सपोज कीजिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और जेड को ही हम आउटसाइड ले लेते हैं. ठीक है, 3D में. तो एक्स वाई जेड जो सिस्टम हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है किसके साथ, विद अ क्लॉक. ठीक है, क्योंकि क्लॉक की जरूरत हमें इसलिए है ताकि हम ऑब्जर्वर की क्या बता पाएँ, ऑब्जर्वर की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी. ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, फर्स्ट क्या है हमारा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमारा, दीज आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप अच्छे से जानते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it remains if an object is at rest or in motion it will continuous remains in state of rest or in motion unless it is compelled by some external force. कि जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देंगे तब तक वो क्या रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा. तो अगर उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है तो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सेकेंड है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो दीज आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जो अभी हमने लॉ बोला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे. तो कहीं पर आपको अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता है तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम विद क्लॉक. ठीक है ना, विद अ क्लॉक, सो दैट हम क्या करें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हम कैलकुलेट कर पाएँ. ओके, now we will discuss about distance. Okay, the distance is length of path. Simply we will define the distance as the length of path. ठीक है, so the length of path covered by an object in a given time interval. ठीक है, and its SI unit is meter. ठीक है, as we know and we also discussed this in class 9th. Okay, so now suppose an object moves along the x axis. हम consider कर लेते हैं कि कोई object जो है वो x axis में move कर रहा है to a distance of 100 मीटर. कहाँ, 100 मीटर डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर वो कितना चला, वो 100 मीटर डिस्टेंस तक चला है. हमने कंसिडर कर लिया कि टाइम कितना है उसका, t है ना. ठीक है, ओके, अब वो क्या कर रहा है, वापस 100 मीटर तक आने के बाद वापस वो ओरिजिन की तरफ ही लौट रहा है. आप देख पा रहे हैं ये फिर से वो ओरिजिन की तरफ लौट पा रहा है और उसका जो टाइम है वो कितना हो गया, t डैश हो गया. तो 100 मीटर आने का और 100 मीटर वापस ओरिजिन तक जाने का, तो 100 + 100 डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, प्लस होती है. ठीक है, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200 मीटर. तो हम इसको एक्स एक्सिस पे कैसे शो कर सकते हैं, सपोज कीजिए वो बी तक आ गया, कितना मीटर, 200 मीटर. ठीक है, तो हमने यही लिखा है, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एन एक्स एक्सिस टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ इन टाइम t. ओके, देन द पाथ लेंथ इज 100 मीटर हो जाएगा. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिन इन टाइम t डैश, ठीक है, देन द पाथ लेंथ इज 100 + 100 इज इक्वल टू 200 मीटर. दैट मीन्स जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो आपको कंप्लीट पाथ की क्या देखनी है, लेंथ देखनी है. ठीक है, तो डिस्टेंस को हम बोलते हैं द लेंथ ऑफ पाथ इज नॉन एज डिस्टेंस. Now we will start displacement. Okay, the change in position of an object in a particular direction.
ठीक है। और हम क्या भी कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट, हमने क्या देखा कि जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हमने कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ लिया था, लेकिन जब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो हम ओनली और ओनली किस पर फोकस करेंगे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर भी हम फोकस करेंगे। ओके, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ओके इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। हम कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज कीजिए x1 जो है हमारी इनिशियल पोजीशन है एंड x2 हमारी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेना है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स लगाकर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स लगा कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा x2 ज़्यादा है x1 कम है तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखना है, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। अगर हम कंसीडर करें कि अगर हमारा x2 बड़ा है और x1 छोटा है, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन ज़्यादा है और इनिशियल पोजीशन कम है हमारी, तो आप देख पाएंगे कि डेल्टा एक्स हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें कि हो सकता है हमारी इनिशियल पोजीशन ज़्यादा हो और फाइनल पोजीशन कम हो, ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की ओर मूव हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ हो, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर दोनों बराबर ही हैं, लाइक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव ही नहीं हुआ है ना, मूव ही नहीं हुआ, या ये कह दो कि दोनों पोजीशंस इक्वल हैं, ठीक है, आना और जाना है ना, जैसे एक डायरेक्शन में एक्स में सपोज 100 मीटर गया और वापस वो लौट के उतना ही आ गया, ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे, इनिशियल पॉइंट भी वही हो जाएगा और फाइनल पॉइंट भी वही हो जाएगा, तो पोजीशन क्या हो गई, दोनों की सेम हो गई। और जैसे ही पोजीशन सेम हो जाएगी तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इससे फाइनली हमने देखा था कि डिस्टेंस तो ओनली पॉजिटिव आती है हमारी और सम होती है, ओके, उसको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से क्या फाइनली कंक्लूजन निकला कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों वैल्यूज पॉसिबल है एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारी जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है बट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर है आप लोगों को? यस। Uniform motion in a straight line. Okay, a body is said to be in a uniform motion when it travels or it covers equal distance in equal interval of time. ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कंसिडर हो रही है, जैसे सपोज कीजिए आपने 5 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। ओके, नेक्स्ट आपने नेक्स्ट 5 सेकेंड में, दैट मीन्स 10 सेकेंड में आपने नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने डिस्टेंस भी सेम कही है और टाइम भी हमने सेम किया है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम का ड्यूरेशन है, यानी 1 सेकेंड में आप चले 2 मीटर, फिर 2 सेकेंड में आप चले 4 मीटर, फिर 3 सेकेंड में आप चले 6 मीटर, है ना। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टाइम भी हमारा 1 सेकेंड ले रहा है और डिस्टेंस भी हम 2 मीटर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके की मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। और इसका जो ग्राफ आएगा आप देख पाएंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सपोज कीजिए यहाँ 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ओके, हमने डिस्टेंस मीटर में ले रखी है, टाइम सेकेंड में लिया हुआ है। सपोज कीजिए 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, 3 मीटर में 6 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ग्राफ कैसा आएगा, हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो किस तरीके का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही हमारे पास ग्राफ है। ओके, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो नाउ द नेचर ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ देखना हो और हमें ये देखना हो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है यानी रेस्ट पर है। तो आपको पता है कि सपोज कीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से सपोज कीजिए 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 10 मीटर की डिस्टेंस पे अगर वो है तो अब वो रेस्ट पर है ना, अब वो रेस्ट पर है तो आप देखेंगे 1 सेकेंड पे भी वो 10 मीटर पे ही बैठा है, 2 सेकेंड पे भी वो 10 मीटर पे ही है, 3 सेकेंड पे भी वो 10 मीटर पर है, 4 सेकेंड पे भी वो 10 मीटर पे, यानी आप देख पा रहे हैं कि टाइम तो हमारा कंटिन्यू रन कर रहा है पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो अभी भी 10 मीटर ही है। ओके, इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन वेरिएबल मोशन, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। हमने इसको डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, लेकिन आप कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, बस यहाँ इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस अनइक्वल होगी, डिस्टेंस सेम नहीं होगी, बट हमें पता है टाइम तो रनिंग हमारा सेम ही रहता है ना, टाइम तो हमारा फिक्स है, 12 के बाद 1 बजेगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डायरेक्ट तो 4 बज नहीं जाती, तो टाइम रनिंग
तो हमारा सेम है। और अगर हमारा टाइम रनिंग सेम है तो ओनली और ओनली क्या चेंज हो रहा है, ओनली डिस्टेंस वेरी कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस। क्या कहेंगे हम बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंस का वर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस को अनइक्वल कर देना है लेकिन टाइम को अनइक्वल नहीं करना होता। टाइम इज इक्वल ही है ना, टाइम इक्वल ही रहेगा। तो अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ आता है वो होता है कर्व्ड। ये तो आपने देखा स्ट्रेट लाइन है, ये कैसा ग्राफ आ जाएगा, हमारा कर्व्ड ग्राफ आ जाएगा। कर्व्ड ग्राफ आ जाएगा तो आप कर्व्ड ग्राफ देख पा रहे हैं। कर्व्ड ग्राफ में आप देख रहे हैं कि टाइम तो हमारा यहाँ 1 सेकेंड होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल ट्रेवल हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये कर्व्ड शेप है, डिस्टेंस आपकी सेम नहीं आएगी इसमें। ओके, तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है। और हम ये भी बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन वेरिएबल मोशन। ओके, तो ये है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके।